गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय का फिफ्थ चैप्टर यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चंगेज़ खान, उसकी सफलताओं के कारण, उसकी विजय और उसका सैनिक प्रशासन के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने मुगल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो कि एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय हमारा रहेगा वो है मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिक प्रबंध। हालांकि सैनिक प्रबंध के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम नागरिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपने लोगों के लिए, जो उसके साम्राज्य में थे, उनके लिए किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नागरिक प्रशासन के बारे में। मुगल यायावर समाज से संबंधित थे। यायावर मतलब नोमैडिक थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, लेकिन इसलिए उनका जो नागरिक प्रशासन न तो अधिक उत्तम था और ना ही अच्छी प्रकार से संगठित था। इसके बावजूद उस समय की परिस्थिति के अनुसार मंगोलों के नागरिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं कि नागरिक प्रशासन के ऊपर प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है बड़े उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो इसके बीच में इसकी जो विशेषताएं हैं वहाँ से छोटे छोटे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि वो भी नोट्स टाइप में इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयत्न किया है, तो आप लोगों ने वो ज़रूर सही तरीके से अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना। तो नागरिक प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उसमें हम पढ़ेंगे खां की स्थिति। ठीक है, खां मतलब चंगेज़ खान की उसकी स्थिति कैसी थी, उसका जो स्टेटस था वो क्या था। फिर उसके बाद चलो इस ऐसे एक एक करके ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खां की स्थिति। तो खां मतलब सम्राट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। चंगेज़ खां को खां की उपाधि कुरुलताई ने दी थी और उसकी जो स्थिति थी मंगोल साम्राज्य में वो सबसे सर्वोच्च थी। उसके पास असीमित शक्तियाँ थी, सभी पदों पर उसके द्वारा नियुक्तियाँ की जाती थी, चाहे वो छोटे से छोटा पद हो या बड़े से बड़ा पद हो। और सेना की सारी शक्तियाँ उसके पास थी, चाहे वो आंतरिक युद्ध करने हो या बाहरी नीतियाँ हो, सारी की सारी वही तैयार करता था। सभी महत्वपूर्ण पदों पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि उसी के द्वारा नियुक्तियाँ की जाती थी, चाहे वो सैनिक पद हो या असैनिक पद हो। किसी भी देश के साथ युद्ध करना, संधि करना, उसके ऊपर ही निर्भर करता था। लोगों के ऊपर कर लगाना, पुराने करों को हटाना, नए कर लगाना, ये सारे के सारा जो है वो खां के की अपनी शक्तियाँ थी। इसलिए उसके मुख से निकले हुए जो शब्द थे वही कानून भी बनते थे। और उसकी कानूनों का उल्लंघन करने का मतलब था कि जो भी व्यक्ति उसके इन कानूनों का उल्लंघन करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तो वो एक तानाशाह कम से कम नहीं था, लेकिन फिर भी कुरुलताई उस पर जरूर अंकुश लगाती थी। कुरुलताई के बारे में हमने पढ़ा कि कुरुलताई जो थी वो मंगोल प्रतिष्ठित सरदारों की एक संगठन था। ठीक है, तो खां की स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया कि बहुत ही शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली था एक्चुअली में। नंबर 2 पे नागरिक प्रशासकों की भूमिका। तो नागरिक प्रशासक यायावर साम्राज्य में, क्योंकि ज़्यादा स्वयं चंगेज़ खान बड़ा अनपढ़ था, लेकिन उसको पता था कि अगर प्रशासन को सही तरीके से चलाना है तो ज़रूरत है उसमें ऐसे प्रशासकों को नियुक्त करना जो अच्छे कार्य कर सके। तो उसने इस कार्य सही तरीके से कार्य को चलाने के लिए उसने कई प्रकार के लोगों को नियुक्त किया। मंगोल शासकों के प्रति उसकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी सीमा तक उसमें जो वो लोग थे जिनको उसने बड़े पदों पर नियुक्त किया था, उन्होंने उसको प्रभावित किया था। साथ में ही एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसने न केवल मंगोलों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया, बल्कि विभिन्न जो कबीले थे उनके जो ईमानदार और जो एलिजिबल लोग थे उसको उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया। और विभिन्न देशों पर जिस पर उसने आक्रमण किया, उन सभी देशों के अच्छे अच्छे जो लोग थे उनको उसने अधिकारी जो है नियुक्त किया और उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी। नंबर 3 उलूस, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से आप देखना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। उलूस क्या है?
मुगल प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता चंगेज़ खानदान उलूस का गठन करना था। हालांकि उलूस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भूभाग से है, इसका निश्चित भूभाग से ये क्षेत्र थे एक्चुअली में उलूस। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार चंगेज़ खान ने नव विजित क्षेत्रों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को दिया था। ठीक है, ऐसे नए क्षेत्र जो चंगेज़ खान के द्वारा जीते जाते थे उनको उलूस कहा जाता था। ये उस उस सब में जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका जोची, उसको उसने स्टेपी का प्रदेश दिया था, और दूसरा पुत्र उसका चपत को उसने तुरान का स्टेपी क्षेत्र दिया था, और पामीर पर्वत का उत्तरी क्षेत्र उसने उसको दिया था। उसके अलावा चंगेज़ खान ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई, जो बाद में सच में ही मुगल सम्राटों के सम्राट बना, उसका उत्तराधिकारी होगा। तो ये चंगेज़ खान अच्छी तरह जानता था कि उसके पुत्रों में कौन सबसे जो है शक्तिशाली है, और उसने पहले ही बता दिया था इनडायरेक्टली कि उसका जो तीसरा पुत्र है ओगोदेई वो उसका उत्तराधिकारी होगा। और उसका सबसे छोटा जो पुत्र था तोलेई, उसको मंगोलिया का क्षेत्र उसने दिया था। उलूस से भाव किसी निश्चित भूभाग से नहीं था, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि नए नवविजित क्षेत्र थे, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें कि हम बात करें कि वही क्षेत्र इसमें आता, लेकिन ये इसका जो एरिया था वो सीमित नहीं था। इसमें लगातार परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है क्षेत्रों को जीता जाता है वैसे वैसे उसका विस्तार होता जाता। चंगेज़ खान के पुत्रों की स्थिति उपशासकों जैसी थी, मतलब उनको बहुत सारी शक्तियाँ उन क्षेत्रों में दी जाती, उनके पास सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, और उस पर्टिकुलर एरिए पर वो शासन करते थे, और लोगों पर नए कर लगाने का उन्हें अधिकार था। तो कुल मिला के उलूस में उस जो चंगेज़ खान के पुत्र थे उनकी स्थिति उपशासकों जैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आता है याम, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता कि चंगेज़ खान या याम से क्या अभिप्राय है। तो चंगेज़ खान की जो बहुमूल्य अध्ययन रही है वो याम की स्थापना था। याम क्या थी? एक प्रकार की सैनिक चौकियाँ थी। मुगल साम्राज्य में प्रत्येक 25 मील की दूरी पर ऐसी चौकियाँ स्थापित की जाती थी। जैसे एक चौकी यहाँ पे है तो उसके 25 मील की दूरी पर एक और चौकी जो है वो स्थापित की जाएगी, सैनिक चौकी। इन चौकियों में घुड़सवार, संदेश वाहक तथा फुर्तीले घोड़े हमेशा तैयार रहते। जैसे एक चौकी पे है ना घोड़ा, वो हमेशा तैयार रहता है। जैसे पिछला कोई आएगा संदेशा कहीं भेजना हो तो पिछला जो घोड़ा आएगा वो फटाफट उसकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि उसके गले में घंटी होती थी, और वो अगला घोड़ा जो है तैयार हो जाता था आगे दौड़ने के लिए। तो फटाफट से जैसे ही घोड़े की आवाज़, घंटी की आवाज़ पहुंचती थी तो अगला घोड़ा तैयार रहता था। और घुड़सवार, संदेश वाहक सभी प्रकार के सरकारी संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ले जाते थे और जल्दी पहुंच जाते थे। जैसे 25 मील एक घोड़ा यहाँ से चलेगा, 25 मील पे दूसरा घोड़ा जो है तैयार रहेगा, क्योंकि उस पहले घोड़े की गले में घंटी होगी, इसलिए आगे वाला घोड़े का जो घुड़सवार था वो सचेत हो जाता, तैयार रहते थे। जैसे ही पहले वाला पहुंचता उससे वो संदेश लेके आगे, फिर आगे 25 की मील पे और होता था, वो भी तैयार रहता। इस तरीके से कोई भी संदेश दूर तक पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। जब किसी याम के निकट पहुंचता था वो तो घंटी की आवाज़, जैसे मैंने पहले बताया। इन यामों में ठहरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए तथा खाने पीने का पूरा इंतजाम। जैसे कि ये सैनिक चौकियाँ थी तो उसमें याम इसको कहते थे और सैनिक चौकी थी, लेकिन इसमें जो यात्री यात्रा करते थे उनके खाने पीने रहने का जो है वो पूरा इंतजाम यहाँ पे था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से एक प्रकार के पास जारी किए जाते थे, जिन्हें पैजा कहा जाता था। फारसी भाषा में पेजा और मंगोल भाषा में जेरेस। तो पैजा एक प्रकार के पास थे जो कि याम में रुकने वाले यात्रियों को उनकी हैसियत के अनुसार दिए जाते थे, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। तो याम एक प्रकार की क्या थी? सैनिक चौकियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैजा। पैजा एक प्रकार के पास थे जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए मुगल सरदार द्वारा जारी किया जाता था। जैसे कि जो भी व्यक्ति याम में जाएंगे उनके लिए पास होते थे वो, और ये पास 3 प्रकार के होते थे, सोने, चांदी और लोहे के। इसे यात्री अपने माथे पर बांधते थे। सोने के पास यात्रियों और विदेशियों को खां के द्वारा जो है वो दिया जाता था। विशेष अधिकारियों व्यापारियों को चांदी के पास दिए जाते थे, जबकि सामान्य जन के पास लोहे के पास होते थे। ये पास उनके माथे पर बंधे। प्रत्येक याम में यात्रियों को इन पासों के अनुसार ही क्या दिया जाता था? सुविधाएं दी जाती थी। जैसे लोहे वाले जो विदेशी और जो बड़े यात्री होते थे उनको सोने के जो थे उनको बड़ी सुविधा होती थी।
चांदी वालों को थोड़ी कम और उसके बाद लोहे वालों को और भी कम सुविधाएं दी जाती थी। इन चौकियों के कारण सड़क मार्गों को सुरक्षित बनाया जाता था। इस सुविधा के लिए व्यापारी सरकार को बाज नामक कर देते थे। तो इस जो सैनिक चौकी याम होती थी, इसमें व्यापारियों को जो है सुरक्षा दी जाती थी और बाज नामक कर उसके बदले वो व्यापारी चंगेज़ खान को देते थे। तो पैजा एक प्रकार के क्या थे, पास थे। अब बात करते हैं यास की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यास, मुगल प्रशासन चलाने में यास की महत्वपूर्ण भूमिका। यास वे विधि नियम थे, कानून ऐसे नियम थे जिन्होंने चंगेज़ खान के शासनकाल में 1206 ईस्वी में कुरलताई के द्वारा पारित किया गया था। इन नियमों को 1218 ईस्वी में है ना अंतिम रूप दिया गया था। ये नियम उसके अधिकारियों के समय में जारी रहे। ये नियम मूल रूप से अभी तो उपलब्ध नहीं है। इनके संबंध में हमें जानकारी अन्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों से मिलती है। ये नियम मंगोल सेना, शिकार, डाक प्रणाली, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित थे। वास्तव में यास मुगल जनजाति की परंपराओं का एक संकलन था। तो कुल मिला के यास जो थे वो क्या थे, ऐसे विधि नियम थे जो कि उस समय मंगोल सेना, शिकार, डाक प्रणाली और नैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित थे। और इन नियमों के कारण ही मंगोल साम्राज्य को संगठित होने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक, धार्मिक नीति। हालांकि मैंने अलग से इसको तैयार करना था, लेकिन चलो इसी में इसको मैंने जोड़ दिया है। मंगोल शासकों का धर्म में बहुत विश्वास था। अब बात आती है कि मंगोल शासक जो है वो किस धर्म को मानते थे। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, एमडी है, वो उन्होंने भी वही जो मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो सीरियल था अर्तुगरुल शाह गाजी, उसको देखा। और क्योंकि मंगोल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मंगोल किस धर्म को मानते हैं, कि किस धर्म के। तो मैंने उनको बताया था, मुझे आइडिया था कि मंगोलों का पहला जो धर्म था वो तेगरी भाव सूर्य देवता की उपासना करते थे पहले, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया, फिर बाद में वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए। तो मुगल शासकों का धर्म में विश्वास था, वे मुख्य रूप से तेंगरी भाव सूर्य देवता की पूजा करते, पहले सूर्य देवता की पूजा करते थे और इस देवता को सर्वशक्तिमान मानते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए घोड़ों की बलियां देते थे। वे पवित्र धार्मिक लोग जिन्हें शामन कहा जाता था, उन्हें विशेष सम्मान देते थे। चंगेज़ खान का विश्वास था कि परमात्मा ने मंगोलों को विशेष रूप से पृथ्वी पर शासन करने के लिए ही भेजा है। तो चंगेज़ खान ये मानता था कि मंगोलों के पृथ्वी पर आने का जो एकमात्र उद्देश्य है वह है पृथ्वी पर शासन करना, ठीक है। अतः मंगोलों का धार्मिक कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक देशों को अपने अधीन, मुगल शासक अपनी विजयों और से परमात्मा का धन्यवाद करें। इसके बावजूद यह मुगल शासकों की विशेषता रही है कि उन्होंने सभी धर्मों, जितने भी धर्म थे, ईसाई था, यहूदी था, मुस्लिम धर्म था, ताओ आदि जितने भी धर्म थे, उन सब के प्रति सहनशीलता की नीति उन्होंने अपनाई। सभी धर्मों के लोगों को रीति रिवाज और पालन जो करते थे, उनका पालन, रीति रिवाजों का पालन करने की छूट दी गई थी, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बताया कि पहले उन्होंने बुद्धिज़्म और बाद में फिर इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, चंगेज़ खान के प्रशासनिक और नागरिक प्रबंध का वर्णन, जिसमें आप सबसे पहले करेंगे खां की स्थिति, प्रशासनिक प्रबंध, उसके बाद आ गया आपका उलूस, फिर यास, याम, पैजा और धार्मिक नीति, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट सारे लिखने हैं। फिर अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उलूस से क्या अभिप्राय है, याम से क्या अभिप्राय है, पैजा से क्या अभिप्राय है और यास से क्या अभिप्राय है। तो सारा हमने जो है इस वीडियो में कर लिया है। तो आप लोगों ने ये सही तरीके से अपने जो नोट्स है वो कर लेने हैं, लिख लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।